गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखो लास्ट हमने जो क्लास में जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, उस चैप्टर का कुछ पार्ट बच रहा है जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जीव जगत, जीव जगत, द लिविंग किंगडम, द लिविंग किंगडम। ठीक है, और इसमें हम एक टॉपिक बच रहा था जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम वर्गीकरण या जो टैक्सोनॉमी है इसका मतलब क्या होता है। देखो, वर्गीकरण का मतलब होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? वर्गीकरण। क्या बोलेंगे उसे? वर्गीकरण। In which branch of biology where study of classification of living organisms is called taxonomy। ठीक है, अब ये जो वर्गीकरण जो होती है इसके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ चरण होते हैं। वर्गीकरण कुछ स्टेप और चरण होते हैं जिनको हम कैसे लिखेंगे? उनको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। जैसे सबसे नीचे लिखी जाती है जाति। क्या लिखी जाती है? जाति। स्पीशीज, सबसे नीचे क्या लिखी जाएगी? जाति। उसके बाद लिखा जाएगा वंश, जीनस। उसके बाद कुल, क्या लिखा जाएगा? कुल। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? गण। उसके बाद लिखा जाएगा वर्ग, और वर्ग के बाद लिखा जाएगा क्या? संघ। क्या लिखा जाएगा? संघ। ठीक है, हम यानी वर्गीकरण जो है वो कहां से पढ़ेंगे? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ कैसे पढ़ेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। पहला जो स्टेप है वो है स्पीशीज यानी जाति। पहला स्टेप कौन सा है? स्पीशीज। देखो, जाति जो होती है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी वर्गीकरण की जो शुरुआत होती है वो जाति से होती है। किससे होती है? जाति से होती है। और जाति जो शब्द है वो दिया गया था जॉन रे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जाति शब्द जॉन रे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी जाति जो होती है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, और जाति जो शब्द है वो जॉन रे के द्वारा दिया गया था। Species is the smallest unit of the classification. Species word was given by John Ray. For example, जैसे अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पैंथरा लियो, ये सेब का जूलॉजिकल नेम है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पैंथरा टिग्रिस। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? पैंथरा टिग्रिस। ये टाइगर का जूलॉजिकल नेम है। पहला जो है पैंथरा लियो है किसका? सेब का जूलॉजिकल नेम है। पैंथरा टिग्रिस है वो किसका जूलॉजिकल नेम है? टाइगर का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, पहले हम जो स्टेप है वो कौन सी है? जाति। और दूसरे जो स्टेप की बात करें कौन सा है? वंश। दूसरा स्टेप कौन सा है? वंश। दूसरा स्टेप कौन सा है? वंश। देखो, अब वंश किसको बोलेंगे? देखो, जातियों का जो समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। जातियों के समूह को क्या बोलेंगे हम? वंश। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। जातियों के समूह को क्या बोलेंगे? वंश। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर देखेंगे कि हमने अभी पढ़ा था कि सेब होता है उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है पैंथरा लियो होता है।
जैसे कि टाइगर का जो जूलॉजिकल जो नेम होता है वो पैंथेरा टिग्रिस होता है। क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस होता है। अब देखो इसमें पैंथेरा दो जगह है। कितनी जगह है? 2 जगह। यानी पैंथेरा यहाँ पे क्या हो गया? वंश। पैंथेरा क्या हो गया? वंश। अब इसकी 2 स्पीसीज है, यानी 2 जाते हैं। कौन सी है? एक जाति उसको बोलते हैं क्या? लियो, और दूसरी को बोलेंगे टिग्रिस। क्या बोलेंगे उसको? टिग्रिस। यानी पैंथेरा यहाँ पर क्या है? वंश। और इसकी 2 जातियां कौन सी हैं? लियो और टिग्रिस। ठीक है, तो वंश किसको बोले? जातियों के समूह को वंश कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। फॉर एग्जांपल पैंथेरा क्या है? जीनस है। और ये दोनों जो स्पीशीज जो हैं, ये दोनों क्या हैं? स्पीशीज हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमने पहला जो स्टेप पढ़ा जाति, दूसरा वंश, तीसरा है कुल। तीसरा कौन सा है? कुल। तीसरा जो स्टेप है वो है कुल। कौन सा स्टेप है? कुल है। तीसरा स्टेप कौन सा है? कुल। अब कुल किसको बोलेंगे? वंश के समूह को। किसके समूह को? वंश के समूह को कुल कहते हैं। वंश के समूह को कुल कहते हैं। ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली। वंश के समूह को क्या बोलेंगे? कुल। यानी ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली। फॉर एग्जांपल हमने पैंथेरा जो जीनस होता है वो इसको इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है फैलेडी कुल में। कौन से कुल में? फैलेडी कुल में शामिल किया जाता है। पैंथेरा वंश को कौन से कुल में शामिल किया जाता है? फैलेडी कुल में। फॉर एग्जांपल क्या हुआ? पैंथेरा जीनस इज इंक्लूडेड इन फैलेडी फैमिली। कौन सी फैमिली में? फैलेडी में। अब इसके बाद हमने जो 4th जो स्टेप है कौन सा? गण। और कौन सा है? गण, या इसको क्या बोल देते हैं? ऑर्डर। देखो जो कुल जो होता है इसके समूह को हम क्या बोल देते हैं? गण। कुल के समूह को क्या बोलेंगे? गण बोलेंगे। यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। ग्रुप ऑफ फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे फैलेडी जो कुल के जो सदस्य होते हैं, या फैलेडी जो कुल होता है इसको कार्नियोरा गण में शामिल किया गया था। कौन से गण में? कार्नियोरा गण में शामिल किया गया। कौन से गण में? कार्नियोरा गण में शामिल किया गया। फैलेडी कुल को कार्नियोरा गण में शामिल किया गया। ठीक है, कितने स्टेप हो गए? यहाँ तक हो गए, गण तक। तो इसके बाद है वर्ग। अगला जो स्टेप है कौन सा है? वर्ग या क्लास। वर्ग या क्लास। देखो वर्ग या क्लास किसे बोलेंगे? गणों के समूह को। गणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? वर्ग। गणों के समूह को क्या बोलेंगे? वर्ग। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। यानी गणों के समूह को क्या बोलेंगे? वर्ग। जैसे फॉर एग्जांपल कार्नियोरा जो गण होता है कौन सा? कार्नियोरा जो गण होता है वो शामिल किया जाता है मैमेलिया वर्ग में। कौन सा है? मैमेलिया वर्ग में। कार्नियोरा गण किसमें शामिल किया जाता है? मैमेलिया वर्ग में। कार्नियोरा गण किसमें शामिल किया जाता है? मैमेलिया वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे है संघ। अगला स्टेप कौन सा है? संघ, या इसको क्या बोल देते हैं? फाइलम। संघ या फाइलम। देखो हमने नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे हैं। जो वर्ग जो होता है इसके जो समूह होता है, वर्ग के समूह को क्या बोल देते हैं? संघ। यानी संघ का निर्माण कैसे होता है? वर्गों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वर्गों के द्वारा। ग्रुप ऑफ क्लासेज इज कॉल्ड फाइलम। फॉर एग्जांपल मैमेलिया जो वर्ग है ये शामिल किया जाता है चौडेटा
फाइलम में, किसमें? कोर्डेटा फाइलम। मैमेलिया वर्ग किसमें शामिल किया गया है? कोर्डेटा फाइलम में। यानी हम पढ़ रहे हैं वर्गीकी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्गीकी के बारे में। ये तो एक टॉपिक है वर्गीकी। अब इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि वर्गीकी क्या होती है। ठीक है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? वर्गीकी। क्या बोलेंगे उसे? वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब जो टैक्सोनॉमी जो होती है, टैक्सोनॉमी जो होती है उसे कुछ चरणों में विभाजित किया गया, कुछ स्टेप में डिवाइडेड किया गया। पहला जो स्टेप आता है वर्गीकी का, मैं रिपीट कर रहा हूं, जाति। जाति हम किसे गए? अभी हमने बताया कि जाति किसके बोलते हैं? जाति वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई होती है। जाति शब्द किसने दिया? जॉन रे ने। किसने दिया था? जॉन रे ने। अब जातियों के कुछ एग्जाम्पल से शेर का जूलॉजिकल जो नेम है पैंथ्रालियो। टाइगर का क्या होगा जूलॉजिकल नेम? पैंथ्रा टिग्रिस हुआ। क्या हुआ? पैंथ्रा टिग्रिस हुआ। तो इसमें पैंथ्रा तो वंश है और लियो क्या है? जाति। इसमें पैंथ्रा वंश टिग्रिस की हो गई है जाति। दूसरा जो स्टेप कौन सा है? जीनस। कौन सा स्टेप है? दूसरा जीनस है। ठीक है, दूसरा स्टेप कौन सा है? जीनस। जीनस किसे बोलते हैं हम? जातियों के समूह को क्या बोलते हैं? वंश बोलेंगे। जातियों के समूह को क्या बोलेंगे? वंश बोलेंगे। अब इसमें जातियों के समूह जैसे पैंथ्रा है वंश, इसकी जातियां होगी। लियो और टिग्रिस क्या हो गई है? जातियां। तीसरा स्टेप कौन सा हुआ? कुल। तीसरा कौन सा हुआ? कुल। यानी वंशों के जो समूह होते हैं, वंशों के जो समूह होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? कुल। यानी बहुत सारे वंश मिलकर क्या बनाएंगे? कुल। जैसे पैंथ्रा जो वंश है उसको शामिल किया जाता है फेलिडी कुल में। आगे गण। गण किसको? या जो कुल जो होते हैं, फैमिली जो होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? गण। जैसे फेलिडी जो कुल है उसको किसमें शामिल किया जाता है? कार्निवोरा गण में। अब हम जो पढ़ रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे हैं। पांचवा जो स्टेप कौन सा है? क्लास। अब क्लास किसको बोलेंगे? गणों के समूह को क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्निवोरा गण को कौन से वर्ग में शामिल किया गया है? मैमेलिया वर्ग में। अगला जो स्टेप है वो कौन सा है? फाइलम। संघ। संघ मतलब जो क्लासेज जो होते हैं उसके समूह को या वर्गों के समूह को क्या बोलेंगे? संघ। और संघ में एग्जांपल जैसे मैमेलिया जो वर्ग उसको किसमें शामिल करते हैं? कोर्डेटा संघ। ठीक है, अगला जो हमें जो टॉपिक है वो है देवनाम पद्धति। अगली जो स्टेप कौन सी है? देवनाम पद्धति। देवनाम पद्धति। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, देवनाम पद्धति। देखो देवनाम जो पद्धति जो होती है इसके द्वारा जीवों का नामांकन किया जाता है। देवनाम पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है? जीवों का नामांकन किया जाता है। और जो देवनाम पद्धति ये दी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। देखो देवनाम पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है? जीवों का नामांकन किया जाता है। और ये जो देवनाम पद्धति है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। यानी देवनाम पद्धति जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करती है और ये दी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा। अब ये जो देवनाम पद्धति है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पहला जो रूल्स है वो क्या है? पहला जो रूल्स है वो क्या है? नामांकन लैटिन भाषा में किया जाना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए नामांकन? लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए।
इस पद्धति के जो रूल्स है उसमें पहला जो रूल्स आता है वो क्या है, नामांकन लैटिन भाषा में किया जाना चाहिए। पहला रूल तो ये हुआ। दूसरा जो रूल्स है वो क्या है, नामांकन में वंश को पहले और जाति को बाद में लिखा जाना चाहिए। पहला रूल तो लैटिन भाषा में होना चाहिए नामांकन। दूसरा रूल क्या है कि नामांकन में वंश को पहले और जाति को बाद में लिखा जाना चाहिए। अगला रूल है वो क्या है इस पद्धति का कि नामांकन का जो प्रथम जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में अगला रूल क्या है कि जो वंश के जो नामांकन करते हैं तो पहला जो अक्षर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स यानी बड़ा अक्षर, और जाति का पहला जो अक्षर है वो छोटा अक्षर के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छोटे अक्षर के रूप में। अगला क्या है, अगले रूल ये है कि नामांकन में वंश और जो जाति होती है, जीनस और जो स्पीशीज होती है, वंश और जो जाति होती है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। यानी वंश और जाति को क्या अंडरलाइन किया जाना चाहिए। वंश और जाति को क्या किया जाना चाहिए, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। इसका अगला रूल यह है कि प्रथम बार जो नामांकन दिया गया है, प्रथम बार जो नामांकन दिया जाएगा वही वैलिड या वैध माना जाएगा। प्रथम नामांकन क्या, प्रथम नामांकन वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। प्रथम नामांकन क्या, वैलिड या वैध माना जाएगा। ठीक है, यानी जो देवनाम जो पद्धति जो होती है उसके देवनाम पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, जीवों का नामांकन किया जाता है। देवनाम पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, जीवों का नामांकन किया जाता है। और देवनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। अब इस देवनाम पद्धति के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। देवनाम पद्धति के कुछ रूल्स या नियम होते हैं। क्या क्या रूल्स और नियम होते हैं, पहला तो क्या था कि जो नॉमेनक्लेचर है कौन सी लैंग्वेज में किया जाना चाहिए, लैटिन भाषा में या लैटिन लैंग्वेज में। दूसरा रूल क्या है, नामांकन में वंश को पहले, नामांकन में वंश को पहले और जाति को, नामांकन में वंश को पहले और जाति को बाद में लिखा जाना चाहिए। अगला ये है कि नामांकन में वंश के पहले अक्षर को बड़े अक्षर के रूप में यानी कैपिटल लेटर के रूप में और जाति के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर्स के रूप में लिखा जाना चाहिए। स्मॉल लेटर्स के रूप में लिखा जाना, छोटे अक्षर के रूप में। आगे है कि वंश और जो जाति है, जीनस और जो स्पीशीज है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए, उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अगला ये है कि प्रथम बार दिया गया नामांकन ही वैध होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था कि शेर का जूलॉजिकल नेम है पैंथ्रालियो। क्या नेम है, पैंथ्रालियो। शेर का जूलॉजिकल नेम क्या है, पैंथ्रालियो। ये सबसे पहले दिया गया था, इसका मतलब इसी नाम को क्या वैलिड माना जाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला तो अक्षर जीनस का क्या होगा, कैपिटल लेटर्स के रूप में, और स्पीशीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर पैंथ्रालियो। पैंथ्रालियो ये क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर या इसका नामांकन होगा। इसका नोमेनक्लेचर या इसका नामांकन होगा। ठीक है, आगे हम इसमें हमारे इस चैप्टर में कुछ दे रखा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी पादप और जंतु में क्या अंतर होता है, पादप और जंतु में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो अगर हम प्लांट्स की बात करें और इधर एनिमल्स की बात करें, देखो प्लांट्स जो होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। परिक्लोर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, सॉरी पर्णरिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या जिसको पर्णरिक बोलते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, और एनिमल्स में क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, एब्सेंट।
क्लोरोफिल क्या होगा इसमें एब्सेंट, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें क्या होगा एब्सेंट होगा। दूसरा है क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। अगर प्लांट्स का दूसरा जो कैरेक्टर है ये क्या होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है इनमें फोटोसिंथेसिस, इनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी अनुपस्थित हो गया। अगला इनमें है कि ये स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं स्वयंपोषी, ये क्या होते हैं परपोषी। क्या होते हैं ये परपोषी, ऑटोट्रॉफिक एंड पैरासाइट, ठीक है। आगे है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं स्थायी गति पाई जाती है। कैसी स्थायी गति होती है, और इनमें अस्थायी गति होती है। इनमें कैसी गति होती है अस्थायी गति होती है, ठीक है। अगला ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं इनमें उत्सर्जन के विशेष अंग नहीं होते हैं। प्लांट्स में उत्सर्जन के विशेष अंग नहीं होते हैं, यानी और इनमें उत्सर्जन के क्या होते हैं विशेष अंग पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के क्या पाए जाते हैं विशेष अंग पाए जाते हैं। आगे हम बात करें कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें तारककाय अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट्स। इनमें क्या होता है तारककाय अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है तारककाय क्या होगा अनुपस्थित। इनमें क्या होता है तारककाय उपस्थित होता है। इनमें क्या होता है तारककाय उपस्थित होता है, ठीक है। अगला ये है कि इनमें कोशिका विभाजन कोशिका पट्टी विधि के द्वारा होता है। पादपों में कोशिका विभाजन कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा होता है। पादपों में कोशिका विभाजन कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा होता है, और जंतुओं में कोशिका विभाजन खांच विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा होता है खांच विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा होगा खांच। ये हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होगा क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या है उपस्थित है। जंतुओं में क्या हुआ पर्णहरित या क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। पादपों में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण है अनुपस्थित होता है। अगले आगे है कि जो पादप होते हैं, आगे क्या है पादप स्वयंपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं स्वयंपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं परपोषी होते हैं। पादप जो होते हैं एक जगह मूवमेंट करते हैं, इसको स्थायी गति बोलते हैं। जंतु गति में अपना स्थान बदल लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अस्थायी गति। पादप जो होंगे उनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पादप जो होते हैं उनमें तारककाय अनुपस्थित। इनमें क्या होता है तारककाय उपस्थित होता है। पादप जो होते हैं उनमें कोशिका विभाजन कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा होता है, और जंतुओं में कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा कोशिका पट्टिका इसमें, और उसमें कोशिका खांच विधि। अब इसमें ये थोड़ा से हटकर है कोशिका पट्टिका और खांच विधि, मतलब कोशिका विभाजन कोशिका पट्टिका कैसे होगा और खांच विधि के द्वारा कैसे होगा, इसको थोड़ा हम देखते हैं। इसमें देखो पहले इसमें भी पढ़ना है कि पादपों में कोशिका विभाजन है कोशिका पट्टिका विधि क्या होती है। कोशिका पट्टिका विधि कोशिका पट्टिका विधि यानी ये है इस विधि के द्वारा पादपों में कोशिका का विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। कौन सी सेल प्लेट मेथड। जैसे कैसे होगा
ये प्लांट सेल है। कौन सी सेल है? ये प्लांट सेल या पादप कोशिका है। प्लांट सेल या पादप कोशिका। सबसे पहले ये जो प्लांट सेल है इसके बीच में सबसे पहले जो प्लांट सेल है इसके दो न्यूक्लियस बनते हैं। क्या बनते हैं? दो न्यूक्लियस यानी केंद्रक बनते हैं। सबसे पहले जो पादप कोशिका है इसमें क्या बनेंगे? दो केंद्रक बनते हैं और बीच में हल्की सी पट्टिका बन जाती है। जब इस पट्टिका का आकार बढ़ जाता है, जब इस पर पट्टिका का आकार बढ़ जाता है तो एक कोशिका के द्वारा दो कोशिकाएं बन जाती है, जिनको बोल देते हैं पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलेंगे जिनको? डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं। जो कोशिका विभाजित होती है उसको क्या बोल देंगे? मदर सेल या मातृ कोशिका। ठीक है, यानी कोशिका पट्टिका विधि में क्या होगा? जो मदर सेल जो होती है उसमें विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बनते हैं। विभाजन के द्वारा क्या होंगे? दो केंद्रक बनेंगे और एक हल्की बीच में एक हल्की पट्टिका बन जाएगी। यह जो पट्टिका जो होती है जब आकार बढ़ जाता है, लंबी हो जाती है, तो मातृ कोशिका के द्वारा दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। मातृ कोशिका के द्वारा क्या होगा? दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। मातृ कोशिका के द्वारा क्या होगा? दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, अभी हम बात करें कि जो जंतु जो कोशिका होती है, जंतु जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन होता है कोशिका खांच विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा होगा? कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है। कोशिका खांच विधि के द्वारा। कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है। अब इसमें क्या हुआ? इस विभाजन में या इस विधि में जंतु कोशिका भाग लेगी। कौन सी कोशिका भाग लेगी? जंतु कोशिका भाग लेगी। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका भाग लेगी, जिसको भी क्या बोल देते हैं? मदर सेल या मातृ कोशिका। मदर सेल या मातृ। जब ये सबसे पहले इसमें भी क्या होगा कि जो जंतु कोशिका है उसके केंद्रक में विभाजन के द्वारा, जंतु कोशिका के केंद्रक में विभाजन के द्वारा, जंतु कोशिका के केंद्रक में विभाजन के द्वारा सबसे पहले कितने केंद्रक बनेंगे? दो केंद्रक बनेंगे। कितने बनेंगे? दो केंद्रक। और इसके साथ ही एक कोशिका के बीच में एक खास संरचना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कोशिका के बीच में एक खास संरचना बन जाएगी। जब इस खांच का आकार बढ़ जाता है तो मातृ कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जब इस खांच का आकार बढ़ जाता है तो मातृ कोशिका दो कोशिकाओं